हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न प्री। तो दोस्तों, हम यहाँ पर कैलेंडर को पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में काल्पनिक तिथियों के बारे में आपको कंप्लीट करा दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम समान वर्ष वाले वर्ष और समान महीने वाले महीने को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर समान वर्ष वाले वर्षों पर आधारित प्रश्न में क्या ध्यान रखना है। एक बात यहाँ पर लिखी है, आपको इसको ध्यान रखना है। साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के कैलेंडर के ही समान होता है। यानी अगर आपको प्रश्न में साधारण वर्ष दिया है तो उसके जो समान वर्ष होगा वो साधारण वर्ष ही होगा, यानी लीप वर्ष नहीं होगा। और दूसरी हेडिंग यहाँ पर दी गई है, अधिवर्ष का कैलेंडर अधिवर्ष या लीप वर्ष के कैलेंडर के ही समान होता है। ठीक है, तो चलिए बेसिक विधि क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न को देख लेते हैं कि आपका प्रश्न कैसे बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर है 1973 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। यानी 1973 का जो कैलेंडर होगा वो आने वाले कौन से वर्ष के समान होगा, ये आपसे पूछा जाता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इसको बेसिक विधि से कैसे करेंगे, बाद में मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम इसको बेसिक से समझ लेते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको जो फॉर्मूला बताया था तारीख निकालने का, उसी फॉर्मूले से इसको हम यहाँ पर हल कर लेंगे। तो देखिए कैसे। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है 1973, इसका हमको यहाँ पर कोड निकाल लेना है। जैसे कि 1900 का कोड यहाँ पर क्या होता है, 0। ये मैंने आपको बार बार बताया है पिछले कई वीडियो में। अगर आपने भी वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। तो देखिए 1900 का कोड 0 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें वर्ष कितने दिए गए हैं, वर्ष है इसमें टोटल 73, क्योंकि जो बाद के वर्ष होते हैं यही हमारे टोटल वर्ष होते हैं। अब इन टोटल वर्षों में, यानी जो बाद के दो वर्ष है, दो अंक है, इनमें 73 वर्ष है, इनमें कुल लीप वर्ष कितने हैं हमको ये पता करना है। तो देखिए लीप वर्ष कैसे पता करेंगे, इसको 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देने पर ये कितनी बार जाएगा, 18 बार। 18 यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि 18 इसमें लीप वर्ष है और 73 टोटल वर्ष है। अब इसको हम यहाँ पर 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से इसको डिवाइड करने पर ये कितनी बार चला जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा और यहाँ पर 3 शेषफल बच जाएगा। और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 4। और 4 और 3 कितने होते हैं, 7। और फिर बटे में कितने होते हैं, 7। तो 7 से 7 पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचा, 0। ठीक है, अब आपको ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर जाना है। यानी जिस तरीके से मैंने ये प्रश्न ऊपर हल किया है, इसी तरीके से आपको सभी ऑप्शनों को हल करना है। और जिस भी ऑप्शन का यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपको ऑप्शनों को एलिमिनेट करना है। अगर आपको ऑप्शन में साधारण वर्ष देकर अधिवर्ष दे रखा है ऑप्शन में, तो आपको उसको एलिमिनेट कर देना है। तो देखिए, ये एक साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है, इसको 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4 और 4 नम 36, ये एक अधिवर्ष है यानी ये लीप वर्ष है, अर्थात ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसको तो हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 1973 दिया गया है ये एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर हेडिंग में भी बताया था। तो चलिए ऑप्शन बी को देखते हैं, इसी तरीके से हल करेंगे। तो देखिए 1900 का कोड यहाँ पर कितना होता है, 0। और यहाँ पर आपका टोटल वर्ष इसमें कितने हैं, 77। और फिर इसमें लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 19 चौका 76। तो यहाँ पर 19 इसमें लीप वर्ष हो जाएंगे। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 से भाग देते हैं और फिर यहाँ पर इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 77 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर यहाँ पर नहीं बचेगा। और 7 19 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, और यहाँ पर आपके बच जाएंगे 5। यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। अर्थात हमारा जो प्रश्न था उसका रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचा था और इसका यहाँ पर रिमाइंडर बचा है 5। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। अब देखिए 1978 है, इसका भी हम यहाँ पर इसी तरीके से निकालेंगे। तो 1900 का कोड मैंने आपको क्या बताया है, 0। और यहाँ पर 78 टोटल वर्ष हो गए, और इसमें यहाँ पर कितने हो जाएंगे लीप वर्ष, 19। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1। और जब 19 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर बचेगा 5। तो 5 और 1 6, टोटल रिमाइंडर कितना बच गया, 6। अर्थात ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमको तो रिमाइंडर कितना लाना है, 0। ठीक है, अब देखिए 1979, इसको भी हम यहाँ पर इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इनको इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए अब 1900 का कोड यहाँ पर क्या होता है, 1900 का कोड यहाँ पर 0 होगा। फिर यहाँ पर आपका
टोटल वर्ष कितने हैं 79, तो यहाँ पर 79 ऐसे पुट कर देंगे। फिर उसके बाद इस 79 में कितने लीप वर्ष हैं ये हमको पता करना है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, बच गए 3 और 4 नम 36। ठीक है, ये हमारे इसमें इतने लीप वर्ष हो गए 19। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 को डिवाइड करने के बाद देखते हैं कि क्या रिमाइंडर आता है। तो 7 को जब इससे डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 11 सत्ते 77। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा आपका 2। और जब 19 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 5। तो फिर से आप इन दोनों रिमाइंडर को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और बटे में फिर से 7। तो 7 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ गया है 0। तो इस तरीके से देखिए आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1979। आपको एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, अगर आपको प्रश्न दिया गया है साधारण वर्ष तो आपको सबसे पहले ऑप्शन में साधारण वर्ष ही ढूंढना है। अगर साधारण वर्ष देकर आपको ऑप्शन में अधिवर्ष मिलता है या लीप वर्ष मिलता है तो उसको आपको एलिमिनेट कर देना है। या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रश्न में अधिवर्ष दे दिया जाए और ऑप्शन में आपको साधारण वर्ष लिखा हुआ मिल जाए, तो आपको उसको एलिमिनेट कर लेना है अपने हिसाब से। तो इस तरीके से आप इसको बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, यानी कि थिंक विदाउट इंक। आपको इसमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक छोटे से स्टेप बताऊंगा, उन स्टेप को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए, जब भी यहाँ पर मैंने आपको कुछ हेडिंग लिख कर दी है, देखिए आप इनको बड़े ध्यान से देखिए। यदि हम वर्षों को, यानी वर्ष कितने होते हैं किसी भी दिए गए वर्ष में, जो बाद में आपके 2 अंक होते हैं वे आपके वर्ष होते हैं, तब आप उन 2 वर्षों को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका कुछ ना कुछ शेष बचता है। तो जो भी शेष बचता है उन शेष के आधार पर ही हम यहाँ पर कोडिंग कर लेते हैं। देखिए कैसे। यदि शेषफल 1 बचे तो 6 वर्ष बाद या पहले, यदि शेषफल 2 बचे तो 11 वर्ष बाद या पहले, और यदि शेषफल 3 बचे तो 11 वर्ष बाद या पहले, और यदि शेषफल 4 या फिर 0 बचे तो 28 वर्ष बाद या 28 वर्ष पहले। अब ये क्या है जो मैंने अभी आपको बताया, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर ऊपर एक सन लिख रखा है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर ये सन लिखा गया है 1909, तो 1909 में टोटल वर्ष कितने हैं यहाँ पर 9, यानी कि 09 बाद के 2 अंक ही देखे जाते हैं टोटल वर्ष में। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 4 दूनी 8, यानी कि शेषफल बचा 1। अगर आपके बाद के 2 अंकों को 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, तो आपका देखिए शेषफल 1 बचे यहाँ पर लिखा गया है, तो 6 वर्ष बाद या पहले, यानी कि अब जो आपका कैलेंडर रिपीट होगा वो 1909 से 6 वर्ष बाद होगा, या फिर 1909 से 6 वर्ष पहले बीत चुका है, हूबहू 1909 के जैसा कैलेंडर। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 1909 में जो कैलेंडर रिपीट हुआ था, तो आने वाले किस वर्ष में 1909 के हूबहू कैलेंडर रिपीट होगा, तो 1909 में यहाँ पर 6 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 1915 हो जाएगा, यानी 1915 में ये कैलेंडर फिर से अपने आप को रिपीट करेगा। या फिर इसमें से हम 6 भी घटा सकते हैं, जैसे कि 1909 है, 1909 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1903, यानी कि 1903 में ये कैलेंडर अपने आप को रिपीट कर चुका था और अब इसमें 1909 में फिर से रिपीट किया है और अब 1915 में फिर से अपने आप को रिपीट करेगा। ऐसे ही इसमें 6 ऐड होते चले जाएंगे और ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसमें 6 जोड़ते रहे, आपको सिर्फ बाद के 2 अंकों को ही भाग देना है 4 से। अगर शेषफल 1 बचे तो 6 वर्ष पहले या 6 वर्ष बाद वही कैलेंडर हूबहू अपने आप को फिर से रिपीट करेगा। इतनी सी बात है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक ऐसे ही अगर शेषफल 2 बचे, चलिए इसका भी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको हम 4 से भाग देते हैं। 4 से इसके बाद के 2 अंक कितने बार डिवाइड होंगे, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 2। तो जब रिमाइंडर 2 बचता है तो ये अपने आप को किस वर्ष रिपीट करेगा, तो इसमें हमको 11 ऐड कर देने हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यदि शेषफल 2 बचे तो 11 वर्ष बाद या 11 वर्ष पहले, तो 1910 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो 1910 में हम यहाँ पर 11 ऐड कर देंगे। देखिए 1910 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1921, आने वाले वर्ष 1921 के हूबहू समान होगा।
इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर पूछे कि 1910 का वर्ष जो है बीते हुए किस वर्ष के समान हुआ था, तो 1910 में से हम यहाँ पर 11 को माइनस कर देंगे, यानी 1999। ठीक है, 1999 में ये वर्ष अपने आप को रिपीट कर चुका था, यानी हूबहू इसके समान 1999 वाला वर्ष हो चुका था। ठीक है, तो अगर शेषफल 1 बचे तो कितने ऐड करने हैं, 6 वर्ष, ये 6 वर्ष माइनस करने हैं। ठीक है, अगर शेषफल 2 बचे तो आपको 11 वर्ष ऐड करने हैं, और अगर शेषफल 3 बचे उसमें भी आपको 11 वर्ष ही ऐड करने हैं। देखिए कैसे, जैसे कि ये यहाँ पर 1900 वर्ष दिया गया है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड होगा पूरा पूरा 2 बार, और यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 3। जब यहाँ पर 3 रिमाइंडर बच जाता है तो आपको कितने वर्षों को ऐड करना है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, आपको 11 वर्ष ही इसमें ऐड करने होंगे। ठीक है, तो 1911 का वर्ष आने वाले किस वर्ष के समान होगा, तो आपको सिंपली इसमें 11 वर्ष और ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1922, यानी 1911 का जो वर्ष है ये अपने आप को किस वर्ष रिपीट करेगा, 1922 में। ठीक है, और 1911 का वर्ष अपने आप को पीछे किस डेट में अपने आप को रिपीट कर चुका था, तो इसमें से आपको 11 माइनस कर देने होंगे। ठीक है, अब देखते हैं 1912, यदि इस रिमाइंडर आपका 0 बचे या फिर 4 बचे, जैसे कि हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से जो 12 है पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचा, 0। जब रिमाइंडर 0 बचता है यानी वो एक अधिवर्ष होता है, और जब अधिवर्ष आपको प्रश्न में दिया गया है तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, 28 वर्ष ऐड कर देने हैं, यानी एक अधिवर्ष अपने आप को 28 वर्षों के बाद ही रिपीट करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये 1912 है, तो 1912 जो 1912 का कैलेंडर है वो आने वाले किस वर्ष के समान होगा, तो 1912 में हमें यहाँ पर 28 वर्षों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हम मालूम कर सकेंगे कि 1912 का वर्ष किस आने वाले वर्ष के समान होगा। जैसे कि यहाँ पर 1912 है, इसमें हम यहाँ पर 28 वर्ष ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक अधिवर्ष है। जब अधिवर्ष होता है, या फिर आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो सिंपली आपको 28 वर्ष ऐड कर देने हैं। या फिर आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपका दिया गया वर्ष एक लीप वर्ष है, अधिवर्ष है, तो उसमें आपको 28 वर्ष ऐड करने होंगे, क्योंकि लीप वर्ष जो है अपने आप को 28 वर्षों के बाद ही रिपीट करता है। तो इसमें 28 वर्ष ऐड करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 10, और यहाँ पर हो जाएगा 4, और ये होगा 1940। तो 1912 का जो कैलेंडर है वो आने वाले 1940 को रिपीट करेगा। ठीक है, 1912 और 1940 का जो कैलेंडर होगा वो हूबहू एक समान होगा, यानी अगर 1912 की 1 जनवरी को सोमवार का दिन था, तो 1940 की 1 जनवरी को भी सोमवार का ही दिन होगा। ये कुछ इस तरीके से अपना आप को रिपीट करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये वाले प्रश्न समझ गए होंगे कि आपको इनको कैसे हल करना है, बहुत ही आसानी से। बस आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, यदि शेषफल आपका 1 बचता है तो आपका जो वर्ष होगा वो 6 वर्षों के बाद, ये 6 वर्ष पहले रिपीट हो चुका होगा। और यदि आपका शेषफल 2 बचता है तो आपका जो वर्ष होगा 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, या फिर 11 वर्ष पहले रिपीट हो चुका होगा। और यदि शेषफल 3 बचता है तो भी आपको 11 वर्ष पहले या 11 वर्ष बाद ही आपका वर्ष जो है रिपीट हो चुका होगा। और अगर आपका शेषफल 0 बचता है तो सिंपली आपको 28 वर्ष उसमें ऐड कर देने हैं, यानी अपने आप को लीप वर्ष 28 वर्षों के बाद ही रिपीट करता है। ठीक है, तो चलिए इस पर आधारित एक आधा प्रश्न देख लेते हैं कैसे आपका आता है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर 2007 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष के समान होगा। आपको प्रश्न की लैंग्वेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, उसमें देखना होगा कि कैलेंडर का कौन सा वर्ष पूछा गया है, आने वाला वर्ष या फिर बीता हुआ वर्ष। जैसे कि इसमें यहाँ पर पूछा गया है आने वाला वर्ष, तो 2007 में हम क्या देखेंगे, बाद के अंक देखेंगे, इनको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा, 4 दूनी 8 नहीं कटेगा, 4 से एक बार जाएगा, 4 एकम 4, यानी कि रिमाइंडर बच जाएगा आपका 3। तो जब शेषफल 3 बचता है तो खुद का कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करता है, 11 वर्षों बाद। ठीक है, तो इसमें हम 11 वर्ष ऐड कर देंगे। 2007 में जब हम 11 वर्ष ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2018। तो 2007 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष के समान होगा, 2018 के समान होगा।
कुछ इसी तरीके का आपसे बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आइए एक और प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 2020 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष के समान होगा? तो 2020 देखते हैं कि लीप वर्ष है या फिर आपका साधारण वर्ष है। तो 20 जो है 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, इसका मतलब ये एक लीप वर्ष है। और जब भी आपसे लीप वर्ष का रिपीटेशन पूछा जाए तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा इसमें 28 वर्ष ऐड कर देना है, तो हो जाएगा आपका 2048। 2020 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष के समान होगा? 2048 के समान होगा। यानी अगर 1 जनवरी 2020 को सोमवार का दिन था तो 1 जनवरी 2048 को भी आपका सोमवार ही होगा। तो यहाँ पर कुछ और प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि 1910 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? ये मैंने आपको अभी बता भी दिया है, एक बार फिर से इसको हल कर लेंगे। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर शेषफल बच जाएगा 2। और जब रिमाइंडर 2 बचता है तो आपका कैलेंडर कितने वर्षों के बाद रिपीट होता है? 11 वर्षों के बाद। तो इसमें आपको 11 वर्ष ऐड कर देने हैं, यानी कि 1910 का कैलेंडर आपको जो रिपीट होगा वो 1921 को रिपीट होगा। ठीक है। वो एक और प्रश्न यहाँ पर देखते हैं नीचे, 2041 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? तो देखिए 41 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 दही 40, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा? 1। और जब शेषफल 1 बचता है तो आपका जो कैलेंडर है वो कितने वर्षों के बाद रिपीट होगा? 6 वर्षों के बाद। अभी मैंने आपको ऊपर टेबल में भी ये बताया था। तो आपको क्या करना है, 2041 में 6 वर्ष को ऐड कर देना है, यानी 2041 का जो वर्ष है अब वो आपका 2047 में रिपीट होगा। ठीक है, इसमें 6 ऐड करते ही 2047 हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ आपको ये हल कर लेना है। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक से सवाल आप अपने यहाँ पर हल कर लेंगे। एक बार फिर से आप उन कोड को ध्यान रख लीजिएगा। अब इस पर कुछ हाई लेवल के प्रश्न कैसे बनते हैं, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, दादाजी ने एक ही कैलेंडर का प्रयोग 1901 में किया, फिर 1907 में किया और फिर 1918 में किया। आने वाले समय में फिर से जिस वर्ष दादाजी इस कैलेंडर का प्रयोग करने वाले थे उस वर्ष के प्रथम माह के प्रथम दिन उनका स्वर्गवास हो गया। ये तो गड़बड़ हो गई भाई। 1901 में दादाजी ने कैलेंडर को प्रयोग किया, 1907 में किया और फिर 1918 में किया। इसके बाद भी वे इसका प्रयोग करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। तो देखिए पूछा क्या गया है, तो ज्ञात कीजिए कि दादाजी का स्वर्गवास निम्न में से किस वर्ष हुआ। यानी अब ये पूछ रहा है कि जिस वर्ष अब इस दादाजी इस कैलेंडर का प्रयोग करने वाले थे वो वर्ष कौन सा था, और उस वर्ष में तो इनका स्वर्गवास हो गया। तो यहाँ पर ये हिडन है, अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे कैसे। देखिए इस तरीके का जब भी आपको प्रश्न दिए लैंग्वेज बेस पे, ये हूबहू इसी तरीके का प्रश्न है जैसे हमने अभी हल किए, बस आपको थोड़ा सा दिमाग से सोचना है कैसे। देखिए जब 1901 में दादाजी ने इसका प्रयोग किया तो अब हूबहू इसी कैलेंडर का प्रयोग करना है दादाजी को, और करना है फ्यूचर में। तो क्या करेंगे में, सबसे पहले हम इसको क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचा है यहाँ पर? 1। ठीक है, और जब शेषफल 1 बचता है तो कितने वर्षों के बाद कैलेंडर रिपीट होता है? 6 वर्षों के बाद। तो देखिए जब 1901 में हम 6 वर्ष ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1907। ठीक है, तो दादाजी ने ये वाला पैटर्न फॉलो किया है नहीं, ये आपको समझ आया होगा। तो दादाजी ने इसमें 6 वर्ष ऐड किए, यानी कि अब 1907 में इन्होंने इस कैलेंडर का प्रयोग किया। अब फिर से हम इसको बाद के जो 2 अंक है इसको 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 1907 में हम 7 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाता है? एक बार पूरा पूरा जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा? 3। तो जब शेषफल 3 बचता है तो कितने वर्षों के बाद कैलेंडर रिपीट होता है? 11 वर्षों के बाद। अभी आपने पढ़ा है। तो 1907 में 11 वर्षों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखिए यहाँ पर 1918 आ चुका है। ठीक है, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि आपको बाद के 2 अंकों को ही 4 से डिवाइड करके कोड में ऐड कर देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम फिर से इस 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना बचा? 2। 2 रिमाइंडर बचा, और जब 2 रिमाइंडर बचता है तो कितने वर्षों के बाद आपका कैलेंडर रिपीट होता है?
तो 11 वर्षों के बाद रिपीट होता है। तो इसका मतलब 1918 में भी हमें 11 ऐड करने होंगे। ठीक है, जब 1918 में हम 11 वर्ष ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1929। यानी अब जो दादाजी कैलेंडर का प्रयोग करते वो 1929 में करते। तो यहाँ पर तो हमसे क्या पूछा है कि किस वर्ष उनका स्वर्गवास हुआ, केवल हमसे यहाँ पर वर्ष पूछा है। अगर यहाँ पर पूछ लेता कि किस तारीख को उनका देहांत हुआ तो हम उसको भी फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए उसने कहा है उस वर्ष के प्रथम माह के प्रथम दिन। तो वर्ष के प्रथम माह का प्रथम दिन क्या होता है, 1 जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा 1929। तो दादाजी का स्वर्गवास किस वर्ष हुआ 1929। कुछ इस तरीके से आपको लैंग्वेज बेस पर भी आपको प्रश्न बना के दे सकता है। तो इनमें आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत ही आसानी से थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करके इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं समान महीने वाले महीने ज्ञात करना। इसके अंतर्गत बहुत ही कठिन से कठिन सवाल बन जाते हैं। अगर आपने शुरू के वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वाले टॉपिक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखिए कैलेंडर की, वहाँ से ही आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको खुलकर वो कंसेप्ट नहीं बताऊंगा। पिछले 2 वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में उस कंसेप्ट को बताया है। तो अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको जाकर देखिए, तभी आप इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले प्रश्न ही दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये उदाहरण लिखा गया है, किसी सामान्य वर्ष में यदि अप्रैल की 11 तारीख को बुधवार है, ठीक है, अप्रैल की 11 तारीख को बुधवार है किसी साधारण वर्ष में, ठीक है, तो उसी वर्ष यानी कि इसी वर्ष में किस महीने की 11 तारीख को फिर से बुधवार होगा। तो इसमें पूछा क्या है, किस महीने की, यानी वो समान महीना पूछा है। जैसे कि अप्रैल का जो महीना है इसकी 11 तारीख को बुधवार पड़ता है, तो ऐसा कौन सा महीना है जो बिल्कुल हूबहू अप्रैल के समान ही है, यानी अप्रैल की 11 तारीख को उसमें भी बुधवार पड़ता है, और अप्रैल की हर एक तारीख पर जो भी दिन पड़ता है वो इस महीने की भी उसी तारीख पर वही दिन पड़ेगा। यानी ये महीने जो होते हैं आपस में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, ठीक है, और एक ही वर्ष के अंदर होते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे। तो इस तरीके के जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा, ये समान महीने वाले महीने ज्ञात करने के प्रश्न होते हैं, ये आपके किस तरीके से हल होंगे। बेसिकली जो मैंने आपको पहली वीडियो में कोड बताए थे ना, महीनों के कोड, उन कोड के आधार पर ही इन प्रश्नों को सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे देखिए, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कोड बताए थे जनवरी, देखिए यहाँ पर मैंने टेबल बनाई है। जनवरी का कोड 1 दिया गया है, और फरवरी का कोड 4, और मार्च का कोड 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। तो ये साधारण वर्ष, अगर आपका दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है तो आपके कोड ये होंगे। ठीक है, 144, 025, 036, 140। इनकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी याद कराने की, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करा चुका हूँ। जनवरी का कोड क्या है 1। तो अब देखिए कौन सा महीना ऐसा है जिसका कोड 1 है। देखिए फरवरी का भी नहीं है, मार्च, अप्रैल, मई, कोई सा भी ऐसा कोड नहीं है। हमें यहाँ पर अक्टूबर मिल गया। ठीक है, तो जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीना, इन दोनों के कोड आपस में समान है, और जब इन दोनों के कोड आपस में समान है तो ये महीने हूबहू एक दूसरे के बिल्कुल समान हो गए। यानी अगर 1 जनवरी 2018 को सोमवार का दिन है तो 1 अक्टूबर की तारीख को भी सोमवार का दिन होगा। ठीक है, एक वर्ष के अंतर्गत उसी वर्ष में और साधारण वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये 2 बात आपको ध्यान रखनी है, सेम वर्ष होना चाहिए और साधारण वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिस जिसका कोड आपस में समान होगा वे महीने भी एक दूसरे के हूबहू बिल्कुल समान होंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए जनवरी और अक्टूबर एक दूसरे के बिल्कुल समान है, तो ये महीने एक दूसरे के बिल्कुल समान हो जाएंगे। अब देखिए फरवरी का कोड देखते हैं। फरवरी का कोड क्या है 4। अब देखते हैं कि और कौन कौन से महीनों का कोड 4 है। तो देखिए यहाँ पर मार्च का कोड भी 4 है, और यहाँ पर सबसे लास्ट में आएंगे नवंबर, तो नवंबर का कोड भी 4 है। यानी किसी साधारण वर्ष में 3 महीने आपस में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। कौन कौन से, फरवरी, मार्च, नवंबर, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है।
फरवरी, मार्च, नवंबर, ये तीनों महीने एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। मैंने इनको याद करने की अपनी ट्रिक बना रखी है। आप अगर आपके काम की हो तो आप भी देख लीजिएगा, वरना आप अपने हिसाब से इनको याद कर लीजिए। देखिए फरमान, जब भी साधारण वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर की बात आती है तो ये एक दूसरे में बिल्कुल समान होते हैं, तो मैंने इनको फरमान से याद किया है। जैसे कि फर से फरवरी, माह से मार्च और नय से नवंबर, इस तरीके से इनको आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। सबके अपने अलग अलग फंडे हैं, आप भी कुछ ट्राई कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या है 0। अब जिस भी महीने का कोड 0 होगा वो एक दूसरे के बिल्कुल समान हो जाएगा। देखिए जुलाई, अप्रैल और जुलाई, इन दोनों महीनों के कोड आपस में समान है, तो ये दोनों महीने भी आपस में एक दूसरे के बिल्कुल समान हो जाएंगे। यानी मान लीजिए 10 अप्रैल को सोमवार का दिन है तो 10 जुलाई को भी सोमवार का दिन ही होगा। बस इसका मतलब ये है, ठीक है। देखिए अप्रैल और जुलाई ये आपस में एक दूसरे के बिल्कुल समान वाले महीने होते हैं, किसमें, साधारण वर्ष में। और फिर यहाँ पर देखिए सितंबर, सितंबर, ये देखिए सितंबर का कोड क्या है 6 और दिसंबर का कोड क्या है 6, तो ये दोनों कोड भी आपस में समान हो गए। तो सितंबर और दिसंबर का महीना एक दूसरे के हूबहू बिल्कुल समान होगा। जो भी पहली तारीख, जो भी सितंबर की पहली तारीख का दिन होगा वही दिसंबर की पहली तारीख का भी दिन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको कोड को ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, मैंने अभी भी आपको एक एग्जांपल दिया था, इसको हम यहाँ पर हल करने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए जैसे उदाहरण नंबर 1, किसी सामान्य वर्ष में यदि अप्रैल की 11 तारीख को बुधवार पड़ता है तो उसी वर्ष के किस महीने की 11 तारीख को फिर से बुधवार होगा, ठीक है। बिल्कुल वही कंसेप्ट है, यहाँ पर सिर्फ आपसे महीना पूछा गया है कि अप्रैल का महीने के समान कौन सा महीना होता है, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, अभी देखिए अप्रैल का कोड क्या था, अप्रैल का कोड यहाँ पर कितना है 0, ठीक है। ये कोड आपको ध्यान रखना है तभी आप इसको जल्दी से हल कर पाएंगे। जब अप्रैल का कोड क्या है, तो अब अप्रैल का कोड 0 है, तो अब आपको वो महीना ढूंढना है जिसका कोड 0 होगा। तो जैसे कि यहाँ पर जुलाई का कोड 0 है, बस हो गया आपका प्रश्न हल। यानी कि अप्रैल का महीना जुलाई के महीने के बिल्कुल समान होता है। तो ये पूछ रहा है कि किस महीने की 11 तारीख को फिर से बुधवार होगा, तो भाई अप्रैल, तो यहाँ पर हो जाएगा जुलाई, यानी कि जुलाई का महीना ही अप्रैल के महीने के समान होता है साधारण वर्ष में। देखिए सामान्य वर्ष लिखा भी गया है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जुलाई। कुछ लोग क्या करेंगे कि इस तरीके की अटपटी तारीख को देखकर इसको हल करने की कोशिश करेंगे बहुत सारे कोड वगैरह लगाकर, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा दिमाग से लॉजिक लगाना है कि ये प्रश्न आखिर किस टाइप का है और क्या हमसे पूछा गया है। तो बेसिकली इस प्रश्न में आपसे महीना पूछा जाता है, तो आपको जो महीना दिया गया होता है उसका कोड पता होना चाहिए और उस महीने के कोड के समान और किस महीने का कोड है उसको आपको पता होना चाहिए, और आप बेसिकली आराम से इस प्रश्न का जवाब बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसी के अंतर्गत एक और नए कंसेप्ट के साथ, जिसमें है कि आपका लीप वर्ष। देखिए समान महीने वाले महीने ज्ञात करने हो तो आपको कभी कभी लीप वर्ष भी दे देता है। लीप वर्ष में थोड़ा सा काम अलग हो जाता है, कैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए शुरू की वीडियो में मैंने आपको एक कोड बताए थे, अगर साधारण वर्ष हो तो आपका कितना होता है 144 1025। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 144 025 036 146, ठीक है। ये ऊपर के जो कोड अभी अभी मैंने लिखे हैं ये तब होते हैं जब आपका साधारण वर्ष होता है, लेकिन अगर आपका प्रश्न में दिया गया वर्ष लीप वर्ष होता है तो आपके कोड में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। किन दो महीनों में चेंज होगा, सिर्फ पहले और दूसरे महीने में। पहला दूसरा महीना कौन सा होता है, जनवरी और फरवरी। जनवरी और फरवरी का कोड साधारण वर्ष में क्या है, देखिए 1 और 4, लेकिन जब बात लीप वर्ष की आती है तो इनमें से सिर्फ एक एक माइनस हो जाता है। जैसे कि जनवरी का कोड साधारण वर्ष में कितना है 1, तो लीप वर्ष में हो जाएगा 0। फरवरी का कोड साधारण वर्ष में कितना है 4, तो लीप वर्ष में हो जाएगा 3। यानी अपने निश्चित मान से सिर्फ एक एक माइनस हो जाता है
और बाकी जितने भी कोड होते हैं, जितने भी महीनों के कोड होते हैं, वे साधारण वर्ष के समान ही होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ जनवरी और फरवरी के महीने जो होते हैं उनमें से एक एक माइनस हो जाता है अपने निश्चित मान से। और निश्चित मान क्या होता है साधारण वर्ष में? 1 और 4, जनवरी का 1, फरवरी का 4। लीप वर्ष में क्या हो जाएगा? जनवरी का 0, फरवरी का 3। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी हूबहू बिल्कुल सेम है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसमें अब देखते हैं जनवरी के महीने के समान कौन कौन से महीने होते हैं लीप वर्ष में। ठीक है, तो जनवरी का लीप वर्ष में कोड क्या है? 0। अब देख लेते हैं कि और किस किस महीने का कोड 0 है। तो यहाँ पर अप्रैल का 0 है और यहाँ पर जुलाई का 0 है। तो देखिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई, ये देखिए ये 3 महीने आपस में बिल्कुल हूबहू समान होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? लीप वर्ष। अगर लीप वर्ष है तभी ये तीनों महीने आपस में समान होते हैं। अगर साधारण वर्ष है तो ये आपस में बिल्कुल समान नहीं होंगे, उस केस में कंडीशन अलग होगी जो मैंने आपको अभी पीछे बताई है। बस लीप वर्ष और साधारण वर्ष का ही खेल है। अब देखते हैं मार्च के केस में। मार्च का कोड कितना है? 4। अब देखते हैं और किस महीने का कोड 4 है। तो यहाँ पर देखिए ये मिल गया एक और हमें नवंबर। तो मार्च और नवंबर का कोड आपस में समान है, तो मार्च का और नवंबर का महीना हूबहू बिल्कुल आपस में समान होंगे। कंडीशन क्या है? लीप वर्ष हो तो। लीप वर्ष हो तो मार्च और नवंबर आपस में बिल्कुल समान होंगे। अब देखिए यहाँ पर फरवरी तो छूट ही गया, फरवरी का भी है। फरवरी का कोड कितना है? 3। और यहाँ पर अगस्त का कोड 3 है। तो फरवरी और अगस्त का कोड आपस में समान है, तो ये आपस में महीने भी एक दूसरे के बिल्कुल समान होंगे। मार्च और नवंबर का कोड समान है, तो मार्च और नवंबर आपस में हूबहू बिल्कुल समान होंगे। और देखिए अब यहाँ पर सितंबर और दिसंबर, देखिए सितंबर का कोड कितना है? 6। और दिसंबर का कोड कितना है? 6। तो सितंबर और दिसंबर आपस में हूबहू बिल्कुल समान होगी। यानी किसी लीप वर्ष में अगर 1 सितंबर को मंगलवार है तो उसी लीप वर्ष में 1 दिसंबर को मंगलवार होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ इस तरीके से आपका ये बेसिक है। आप उम्मीद करता हूँ इसको बड़े ध्यान से देखेगा और इन कोड को अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, कोड को याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताई थी, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब आपके कोड बिल्कुल दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे जैसे कि 2 का पहाड़ा। ठीक है, अब देखिए इस पर कैसे प्रश्न बनता है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 2, किसी अधिवर्ष या लीप वर्ष में जनवरी की 15 तारीख को शुक्रवार है तो किस महीने की 15 तारीख को फिर से शुक्रवार होगा। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये किसी अधिवर्ष यानी कि अधिवर्ष पूछा है या लीप वर्ष पूछा है या फिर साधारण वर्ष पूछा है। यहाँ पर आपको ध्यान सबसे पहले देना है। तो लिया इस प्रश्न में क्या पूछा है? लीप वर्ष। पिछला जो प्रश्न कराया था उसमें क्या पूछा था? सामान्य वर्ष। ठीक है, तो ये लीप वर्ष की बात पूछ रहा है आपके। तो जनवरी की 15 तारीख को शुक्रवार था, तो महीना कौन सा दिया है? जनवरी का जगह है। तो जनवरी का कोड क्या है लीप वर्ष में? 0। तो और किसका कोड यहाँ पर 0 होगा वो यहाँ पर देख लीजिए, अभी हमने बताया था यहाँ पर। तो जनवरी का कोड यहाँ पर जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इन तीनों ही महीनों का कोड आपस में बिल्कुल समान होता है। तो देखिए अब हम ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में देखेंगे जनवरी, अप्रैल और जुलाई। तो देखिए सितंबर तो है नहीं, अगस्त नहीं है, दिसंबर नहीं है, तो अप्रैल है। तो इनमें से कोई एक भी दे सकता है या फिर 2 भी दे सकता है। अगर दोनों दे देता, जनवरी पूछ दिया है और अप्रैल और जुलाई ये दोनों दे देता ऑप्शन में, तो दोनों ही जवाब सही हो जाते। लेकिन इसने यहाँ पर सिर्फ एक ही महीना दिया है, अप्रैल का। तो जनवरी की 15 तारीख को शुक्रवार है, तो अप्रैल की 15 तारीख को भी शुक्रवार होगा किसी लीप वर्ष में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट भी आप बिल्कुल समझ गए होंगे। और इस वीडियो में मैंने आपको 2 कंसेप्ट समझाए हैं, एक समान वर्ष वाले वर्ष ज्ञात करना और दूसरा है समान महीने वाले महीने ज्ञात करना। इनका आपको बेसिक भी बताया है और शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, और हाई लेवल के जो प्रश्न हो सकते हैं कैसे बन सकते हैं वो भी आपको बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, और आगे के जो टॉपिक बचे हुए हैं कैलेंडर से रिलेटेड वे भी मैं अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।